गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की बुक 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले एक चैप्टर था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो कि इस साल सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, पहला टॉपिक है कि मेजर मिनरल्स बेल्ट। ठीक है, मतलब मिनरल्स के जो बेल्ट है ना वो इंडिया में 3 है। ठीक है, और वो 3 बेल्ट कहाँ कहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते कि बेल्ट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बेल्ट्स, मिनरल बेल्ट्स मीन द एरिया वेयर मिनरल्स आर फाउंड। ठीक है, जिस एरिया में मिनरल पाए जाते हैं ना उसे मिनरल बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, और 3 मिनरल बेल्ट हैं। ठीक है, पहला है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अभी ये रहा पहला है नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में हमें आयरन, कोल, बॉक्साइट ये सब मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कौन सा एरिया है? झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पहला बेल्ट था। अब दूसरा, जिसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट बेल्ट। ठीक है, यहाँ पे कॉपर, जिंक और ग्रेनाइट, ये 3 चीज़ें पाई जाती है। और एरिया है आपका राजस्थान और गुजरात। ठीक है, और फिर साउथ वेस्ट बेल्ट्स। ठीक है, जहाँ पे मैग्नीज, आयरन ओर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये एरिया हमारा कर्नाटका, केरल, गोवा भी आता है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारे 3 मेजर बेल्ट थे। ठीक है, हमारे 3 मेजर बेल्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पूरा एक मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी एक बेल्ट के बारे में बताओ। ठीक है, तो किसी भी एक बेल्ट के 1 से 2 एडवांटेज। ठीक है, प्लस वहां पे कौन कौन सी चीजें पाई जाती है और वो कौन सा एरिया है। ठीक है, ये लिखना होता है। उसके बाद है उसके बाद है फेरस मिनरल्स। ठीक है, मतलब धात्विक खनिज। ठीक है, तो फेरस मिनरल्स में ना जो सबसे पहला है वो है आयरन ओर। ठीक है, तो आयरन ओर सबसे पहला इसका वो है। ठीक है, फेरस मिनरल्स का सबसे पहला पदार्थ कह सकते हैं हम। ठीक है, जो सबसे पहली चीज है। ठीक है, तो आयरन ओर इज अवेलेबल इन गुड क्वांटिटी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंडिया में बहुत बड़े बड़े आयरन के वो हैं। ठीक है, पूरे एशिया में बहुत बड़े बड़े जो आयरन के बेल्ट्स हैं ना वो सारे इंडिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे इंडिया में 2 तरीके के आयरन पाए जाते हैं। ठीक है, हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। ठीक है, it has the largest iron ore in Asia. The 2 main types of ore found in our country are hematite and magnetite. ठीक है, पहला आयरन। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू इट्स बेस्ट क्वालिटी, इट्स वर्ल्ड वाइड डिमांड। इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही बिल्कुल अच्छी होती है, जिस वजह से इसकी वर्ल्ड में बहुत डिमांड है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा। ठीक है, उसके बाद है मैग्नीज। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि या तो फिर आयरन ओर के बारे में बता दो। ठीक है, या फिर मैग्नीज के बारे में बता दो। ठीक है, तो ये आप पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, तो मैग्नीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल टू मेल्ट आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर जो पाया जाता है ना उसको जब मेल्ट करना होता है ना, तो उसको मेल्ट करने के लिए जो एक रॉ मटेरियल है, मैग्नीज जो है ना एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। ठीक है, उसको मेल्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन आयरन एलॉयज एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, उसके बाद ये आयरन एलॉयज और मैन्युफैक्चरिंग जो है ना उसमें भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद स्टील का जो काम होता है उसमें भी ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इट्स मेनली यूज्ड इन स्टील मेकिंग। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। ठीक है, उसके बाद है कर्नाटका और महाराष्ट्र, वो भी बहुत अच्छे प्रोड्यूसर है मैग्नीज के, पर उड़ीसा सबसे अच्छा है। ठीक है, पूरे इंडिया में, यहाँ पे हमारी इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद अभी हम फेरस मिनरल्स पढ़ रहे थे, मतलब धात्विक खनिज। अब हैं वो नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है, अधात्विक खनिज। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला मिनरल है ना वो है बॉक्साइट। ठीक है, तो ये एक ऐसा वो है, बॉक्स इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर, ये एल्यूमिनियम जो बनती है ना। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को बनाने में
ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उड़ीसा जो है ना इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। इट हैज, ये जो है ना लोहारदागा, लोहारदागा एक प्लेस है झारखंड में, वहां पे ये बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ हैज बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है। अमरकंटक प्लेट्यू पे, ठीक है, और में पाया जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के। उसके बाद कटनी, ठीक है। उसके बाद जबलपुर एरिया एंड बालाघाट इन एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर एरिया और बालाघाट में पाया जाता है, ठीक है। और हैव इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट, ठीक है, कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर इन महाराष्ट्र। और ये जो जितने भी मैंने नाम लिए ना, ये सारे एक तरह से इंपॉर्टेंट सेंटर्स है, ठीक है, बॉक्साइट के प्रोड्यूसर है, ठीक है। तमिलनाडु, कर्नाटक एंड गोवा आर माइनर प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉक्साइट, ठीक है। और मतलब तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, इन सब जगह पे भी इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है लोहरदगा में, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लेट्यू है, ठीक है, अमरकंटक, ठीक है। उसके बाद एमपी के जबलपुर, बालघाट और सतारा, पुणे, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा मिनरल है, ठीक है, नॉन फेरस का, वो है कॉपर, ठीक है। कॉपर इज एन इंडिस्पेंसिबल मेटल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर्स, ठीक है। कॉपर जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बहुत जगह इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में ना इसका बहुत यूज होता है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पंखे होते हैं, उसमें जो आप वो जब उसको आपने कभी किसी को खोलते हुए देखा होगा तो उसके अंदर कॉपर की वायरिंग हो रखी होती है, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ जिससे बिजली हमारे घर तक पहुंचती है, ठीक है, या फिर जनरेटर हो गए, ठीक है। तो ये इन सब में ना बहुत ज्यादा कॉपर का यूज होता है, ठीक है। इट इज अलाउेबल, मेलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है। ये मतलब डक्टाइल और मेलेबल दोनों है, ठीक है। डक्टाइल मतलब बहुत ही, अगर इसको तोड़ने की कोशिश करें तो टूटेगा नहीं, और मेलेबल अगर हम इसको तोड़े पिघलाकर तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो मिक्स विद गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ज्वेलरी, ठीक है। और इसे गोल्ड के साथ मिलाया जाता है जिससे सोना और मजबूत हो, ठीक है, स्ट्रेंथ मिले ज्वेलरीज को, ठीक है। उसके बाद कॉपर डिपॉजिट्स मेनली अकर इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, ठीक है। ये जो कॉपर हमें कहाँ पाया जाता है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड के, ठीक है। उसके बाद बालाघाट डिस्ट्रिक्ट एमपी के, ठीक है। और झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, ठीक है, इन जगह पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। इससे पूरा मतलब एक 5 नंबर का आप कह सकते हो कि क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये जरूर आप एक बार पढ़ के जाना। उसके बाद जो हमारा नया दूसरा टॉपिक है वो है एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो रिसोर्स हमें एनर्जी वो करती है ना, द रिसोर्सेज दैट आर यूज टू जनरेट एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। जितने भी संसाधन हैं जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके की एनर्जी हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, एक कन्वेंशनल और एक अनकन्वेंशनल, ठीक है। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, ठीक है, जो मतलब बिल्कुल पुराने टाइम से यूज हो रहा है, जैसे कि हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। और दूसरे होते हैं अनकन्वेंशनल, ठीक है, जो कि अभी नए नए सोर्स है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। अभी हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो पहला है कोल, ठीक है। कोल इज one of the important minerals which is mainly used in generation of thermal power and smelting of iron ore, ठीक है। सब ये जो है ना सबसे ज्यादा जनरेशन ऑफ पावर, ठीक है। एक तो ये बिजली बनाने के लिए बहुत ज्यादा थर्मल पावर के लिए यूज होता है, ठीक है, कोल, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं हर जगह, ठीक है, जो कोल से चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आयरन ओर को पिघलाने के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद अबाउट 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट इन इंडिया इज बिटुमिनस टाइप एंड इज ऑफ कोकिंग रेट, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा 9th-10th में कि कोल जो है ना वो 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस
और एंथ्रासाइट, ठीक है। तो उसमें से जो ना ये जो हमारे इंडिया में पाई जाता है वो बिटुमिनस का होता है 80% ऑफ कोल, और वो भी नॉन कोकिंग ग्रेड का, ठीक है। ये जरूर इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है दामोदर वैली में लोग, ठीक है। उसके बाद दे लाई इन झारखंड, ठीक है। बंगाल कोल बेल्ट एंड द इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स इन दिस रीजन आर रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिध, करणपुरा, ठीक है। तो झारखंड और बंगाल के जो कोल बेल्ट्स है ना वहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। इस पे आपने मूवी देख रखी होगी गुंडे, ठीक है। तो ये आप इससे रिलेट कर पाओगे, बंगाल में कोल पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद झरिया जो है ना, झरिया इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड कोल्ड कोल फील्ड फॉलोड बाय रानीगंज, ठीक है। रानीगंज के बाद जो है ना वो झरिया के बाद रानीगंज, ठीक है। द अदर रिवर वैलीज, ठीक है। और जो अदर रिवर वैलीज है जो इनसे कनेक्टेड है वो है गोदावरी, महानदी एंड सोने, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स आर सिंगरौली इन मध्य प्रदेश, ठीक है। सिंगरौली जो है ना बहुत एक इम्पोर्टेंट सेंटर है, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रोडक्शन है कोल का, ठीक है। सिंगरौली के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। सिंगरौली के बारे में न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले आया था कि वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है, उसके लिए। और आपकी जब आप 12th में अगर आपके पास हिंदी होगी तो उसमें एक पूरा चैप्टर जो है ना इसी पे है, ठीक है। सिंगरौली एक गांव वो एरिया है मध्य प्रदेश का, ठीक है। उस पे ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। सिंगरौली इन मध्य प्रदेश, उसके बाद कोरबा इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तालचर एंड रामपुर इन उड़ीसा, ठीक है। ये सारे एरियाज हैं, ठीक है। एरियाज एंड सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। चंदा, वर्धा, केम्प्टी एंड बंदेर इन महाराष्ट्र एंड सिंगरेनी एंड पंदूर इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। आप मेनली ना इसमें स्टेट के नाम याद रखना, ठीक है। और थोड़े बहुत एक स्टेट का आप ले लो कि 2 या 1 एरिया याद रखना जो बहुत ही मस्ट हो, ठीक है। जैसे कि इसमें सबसे पहले सिंगरौली याद करके रखना, ठीक है। उसके बाद झरिया और रानीगंज। उसके बाद है हमारा जो दूसरा जो एनर्जी रिसोर्स है ना वो है पेट्रोलियम, ठीक है। जिसे हम पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स वेरिंग इन केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, ऑफ लिक्विड और गैसियस स्टेट्स, ठीक है। ये अलग अलग पेट्रोलियम भी अलग अलग तरीके के होते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। गाड़ी में पेट्रोल डाले जाते हैं, वही एलपीजी हो गया, ठीक है। सीएनजी हो गया, ठीक है। तो ये सारे पेट्रोलियम होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी पोजीशन, कलर और स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग सबकी अलग अलग होती है प्रॉपर्टीज, ठीक है। इट इज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, फॉर ऑल इंटरनल कंबशन इंजन्स, ठीक है। और इंजन में इनका सबसे ज्यादा काम होता है, ठीक है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज एंड एयरक्राफ्ट, ठीक है। आपको पता ही होगा रेलवेज, एयरक्राफ्ट सब कुछ इन्हीं से चलते हैं आज के टाइम पे। उसके बाद इट्स न्यूमरस, उसके बाद जो है ना पेट्रोलियम के बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि वैसलीन, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक रबर, मेडिसिन, ठीक है, लुब्रिकेंट, ठीक है। इट्स न्यूमरस बाय प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ठीक है, सच एज फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन्स, वैसलीन्स, लुब्रिकेंट्स, वैक्स, सोप एंड कॉस्मेटिक्स, ठीक है। ये इसके सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम के, ठीक है। उसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मुंबई हाई क्या है, ठीक है। मुंबई हाई जो है ना 160 किलोमीटर लंबा आप कह सकते हो एरिया है, ठीक है, जो 1973 में ढूंढा गया था और 1976 में यहाँ पे प्रोडक्शन चालू हुई थी, ठीक है। आपने मूवी में ये बहुत बार देख रखा होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। मुंबई हाई विच लाइज 160 किलोमीटर ऑफ मुंबई was discovered in 1973 and production commenced in 1976। प्रोडक्शन जो है 1976 से चालू हुई थी, 73 में से ढूंढा गया था और ये 160 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। उसके बाद
ऑयल जो होती है ना, ये जो पेट्रोलियम ऑयल्स होते हैं, ये जो निकाले जाते हैं, ये दो तरीके के, ये जो निकाले जाते हैं तो ये बिल्कुल कच्चे तेल होते हैं, ठीक है। इनको, इनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, इनका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। जो रिफाइनरीज होती है ना, वो भी दो टाइप की होती हैं इनकी, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेल्स इज क्रूड ऑयल, ठीक है, एंड कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज, ठीक है। इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, ठीक है, उसे हम डायरेक्टली यूज तो कर नहीं सकते, ठीक है। इट नीड्स टू बी रिफाइंड। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफाइनरीज इन इंडिया। पहला है फील्ड बेस्ड एंड दूसरा है मार्केट बेस्ड, ठीक है। ये दो दो तरीके के आपके रिफाइनरीज होते हैं, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ लोगे तो ये आपके लिए ना एग्जाम में एक प्लस पॉइंट होगा, ठीक है, फुल मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद डिग बॉय, डिग बॉय इज एन एग्जाम्पल ऑफ फील्ड्स बेस्ड एंड बारोनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट बेस्ड रिफाइनरीज, ठीक है। ये एग्जाम्पल है उनके, ठीक है, ये याद रखना। और यही दो आप, मतलब आपको पूछेंगे ना कि कहाँ पे पेट्रोल का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें भी आप लिख सकते हो डिग बॉय जो आसाम में है, ठीक है, और बारोनी, ठीक है। और इंडिया में ना आज के टाइम पे 18 रिफाइनरीज हैं, ठीक है। उसके बाद ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन वॉज सिस्टमेटिकली टेकन अप आफ्टर द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वॉज सेटअप इन 1956, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑयल का जो पूरा प्रोडक्शन है, एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, जितना भी रिसर्च हो रहा है इस फील्ड में, वो बिल्कुल ही एक सिस्टमेटिकली टेकन अप हुआ, ठीक है, 1956 में, जब इसके लिए एक अलग से कमीशन बनाएगी जिसको कहते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाया करते हैं, ठीक है। उसके बाद है दूसरा है हमारा नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसके लिए आपने पढ़ रखा होगा गेल, GAIL, ठीक है। आपने गेल का ऑफिस देख रखा होगा, ठीक है, नहीं तो आपने देखा तो होगा ही, गेल को बहुत जगह नाम पढ़े होंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर हर जगह दिखते रहते हैं, ठीक है। द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वॉज सेटअप इन 1984, ठीक है। गेल जो है 1984 में सेटअप हुआ एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट नेचुरल गैस, ठीक है। किस काम के लिए हुआ था? ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग के लिए हुआ था नेचुरल गैस का, ठीक है, कि नेचुरल गैस को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और कैसे हमारे पास तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद ऑयल in all the oil fields, but exclusive reserves have been located along the eastern coast as well as Tripura, Rajasthan and offshore wells in Gujarat and Maharashtra, ठीक है। ये मतलब एक ऑयल के साथ ही ये गैस निकाले जाते हैं और इनके लिए अलग अलग से रिजर्व फील्ड्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग हर चीज़ इनके लिए सारी फैसिलिटीज़ होती है और इनको अलग अलग करके हमारे पास तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद एक न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ इमर्ज एज अ विएबल सोर्स इन रिसेंट टाइम, ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है। ये दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, मतलब ये मेन इंग्रेडिएंट कह सकते हो आप जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है, यूरेनियम एंड थोरियम। तो थोरियम फाउंड इन उदयपुर, ठीक है, यूरेनियम फाउंड इन उदयपुर, ठीक है, अलवर एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, और दुर्ग दुर्ग भी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, बंधारा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद ये हमारे यूरेनियम था कहाँ कहाँ पाया जाता है, अब है थोरियम, ठीक है। थोरियम इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनोजाइट एंड इलिमेनाइट इन द बीच सैंड्स, ठीक है। ये अलग अलग टाइप की सैंड्स होती है जो कोस्ट पे पाई जाती है, कोस्टल एरियाज में, ठीक है, ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है, क्योंकि केरला और तमिलनाडु एक तरफ से पानी में, ठीक है, तो उनके जो कोस्टल साइड्स है ना वहाँ पे ये तरीके के सैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। World's richest monazite deposit occur in Palakkad and Kollam districts of Kerala। जो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे मोनोजाइट डिपॉजिट है ना, ठीक है, वो है हमारे पल्लक्कड़ एंड कोलम डिस्ट्रिक्ट जो है केरला में, ठीक है, नियर विशाखापट्टनम
इन आंध्र प्रदेश एंड महानदी रिवर डेल्टा इन उड़ीसा। ठीक है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में और महानदी रिवर जो कि डेल्टा में है, वो महानदी रिवर डेल्टा जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पे भी थोरियम पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है नॉन, ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज। ठीक है, मतलब जितने भी परंपरागत, ठीक है, ये जितने भी एनर्जी के रिसोर्स है ना, ये बिल्कुल ही पुराने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो बिल्कुल नए, अभी हमने कुछ साल पहले, ठीक है, जो इस टाइम पे हमने नए नए तरीके निकाले गए हैं एनर्जी के लिए। ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एंड वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायो एनर्जी। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। तो पहला सोलर एनर्जी। ठीक है, तो सोलर एनर्जी जो है ना, धूप से बनाई जाती है। ठीक है, तो सन रेज ट्रैप्ड इन फोटोवोल्टाइक सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी नोन एज सोलर एनर्जी। ठीक है, सन रेज जो है ना, वो उनको फोटोवोल्टाइक सेल्स में ट्रैप किया जाता है। ठीक है, और उनको कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में। ठीक है, जो कि सोलर एनर्जी में, जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है, तो हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है ना इंडिया का, जो गुजरात राजस्थान जैसे स्टेट्स हैं, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस फील्ड में एनर्जी बनाने का। अब तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल्स हो गए, ठीक है, उन सब एरियाज में सोलर एनर्जी आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस लास्ट टू टू और 3 मंथ्स में हमारे माननीय मोदी जी द्वारा भी बहुत सारे चालू किए गए हैं। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा न्यूज़पेपर या टीवी पे। ठीक है, तो ये हो गया सोलर एनर्जी। ठीक है, उसके बाद है विंड एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी इज एब्सोल्युटली पोल्यूशन फ्री। ठीक है, ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होता है, इन एग्जॉस्टिबल होता है, इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, वो है फ्रॉम ब्लोइंग विंड इज सिंपल। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना, काइनेटिक एनर्जी को टर्बाइंस में डाल के कन्वर्ट करके उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, विंड एनर्जी इज एब्सोल्युटली पोल्यूशन फ्री, इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी कन्वर्शन फ्रॉम ब्लोइंग विंड इज सिंपल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रू टर्बाइंस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये होता है विंड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड जनरेटिंग विंड एनर्जी। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चालू हो गए हैं। ठीक है, विंड एनर्जी के लिए। ठीक है, उसके बाद इट हैज एन एम्बिशियस प्रोग्राम टू इंस्टॉल 250 wind drive turbines with a total capacity of 45 megawatts. ठीक है, spread over 12 suitable location स्पेशली इन कोस्टल एरियाज। ठीक है, 250 से ज्यादा विंड टर्बाइंस, ठीक है, टोटल जिनकी टोटल कैपेसिटी है 45 मेगावाट्स की। ठीक है, जो कि 12 लोकेशनों में दी जाएगी उनकी बिजली। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चालू हो चुके हैं इंडिया में ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद इन राजस्थान गुजरात ऐसे कौन से एरिया जहाँ पे इन सबका सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, या फिर मतलब सबसे ज्यादा फेवरेबल इनकी कंडीशंस पाई जाती है, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका फेवरेबल कंडीशंस फॉर विंड एनर्जी एक्सिस्ट। ठीक है, विंड पावर प्लांट एट लांबा इन गुजरात इन कच्छ इज द लार्जेस्ट इन एशिया। ठीक है, जो हमारा विंड पावर प्लांट है ना, वहां का लांबा, ठीक है, लांबा गुजरात का, ठीक है, जो कि कच्छ के पास में है। ठीक है, वो हमारे एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है विंड का। ठीक है, जो कि इंडिया में है। उसके बाद अनदर विंड पावर प्लांट इज लोकेटेड इन ट्यूटिकोरिन इन तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद है टाइडल एंड वेव एनर्जी। ठीक है, मतलब जो जो बड़ी बड़ी जो वो आती हैं, ठीक है, टाइड्स आती हैं, ठीक है, उनको भी स्टोर, उनकी जो एनर्जी आती है, ठीक है, उस एनर्जी को हम स्टोर करके कन्वर्ट करके एक तरीके से एनर्जी के तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओशियन करंट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ इन्फिनिट एनर्जी। ठीक है, इनमें इन्फिनिट एनर्जी होती है। ठीक है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ 17th एंड 18th century the persistent efforts were made to create more efficient energy system from the ceaseless tidal waves and ocean current। ठीक है, 17th-18th सेंचुरी से ही इस पे काम चल रहा है, और इसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि जल्दी से और अच्छे से अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया
बिजली या फिर एनर्जी बनाई जाए, ठीक है। लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन टू अकर अलॉन्ग विद द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। जितने भी लार्ज टाइडल वेव्स है ना वो सारी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में अकर होती हैं, ठीक है। हेंस इंडिया में जो है ना इसका बहुत बड़ा ग्रेट पोटेंशियल है, ठीक है, अगर इस पे काम किया जाए तो। मगर अभी तक इस पे कोई भी काम नहीं हुआ है, ठीक है। India has great potential for the development of tidal energy along with the coast, but so far these have not been happened. These have not been utilized, ठीक है। अभी तक इसमें कोई भी एक भी कदम उठाए नहीं गए हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। उसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। इसमें जो है ना मैग्मा से एनर्जी ली जाती है, ठीक है। व्हेन द मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है। आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें आपने मैग्मा के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, रॉक्स वाले चैप्टर में, ठीक है। रॉक्स कितने तरीके की होती है, ठीक है, उसका मैग्मा कैसे बनता है, पूरा एक इसके बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और बहुत ही ईजी चैप्टर है एक तरीके से, ठीक है। व्हेन द मैग्मा कम फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ कम्स आउट ऑन द सरफेस ट्रमेंडस हीट इज रिलीज्ड, ठीक है। जब मैग्मा नीचे से ऊपर आता है, ठीक है, धरती पर, ठीक है, मैग्मा बहुत ही नीचे पाया जाता है और जब वो मैग्मा ऊपर आता है, ठीक है, वहां से एक बड़ी हीट रिलीज होती है, ठीक है, और वो हीट एनर्जी कैन सक्सेसफुली बी टैप्ड एंड कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और वो जो हीट एनर्जी है ना उसको अगर हम टैप करें तो वो आसानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, जो कि बहुत ही यूजफुल होगी हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद बायो एनर्जी, ठीक है। बायो एनर्जी मतलब जो हमने पढ़ रखा है, ठीक है, 7th 8th में इसके बारे में हमने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, ठीक है, कि एक गड्ढा बना के उसमें सारी जितने भी हमारी वो होती है रेसिडुअल चीज़ें, ठीक है, वो डाल के उनमें कुछ मशीन्स लगती है, उससे एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है। बायो एनर्जी रेफर्स टू एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज, ठीक है, जितना भी वो खेती बाड़ी का कचरा होता है, ठीक है, म्यूनसिपल का कचरा होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल होता है, ठीक है, एंड अदर वेस्ट, जितने भी वो होते हैं ना बचे खुचे चीज़ें किसी भी, चाहे वो हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो म्यूनसिपल की हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज की हो, ठीक है, उन सबको एक जगह बायो एनर्जी इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग, ठीक है। ये किस किस में कन्वर्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिकल, हीट और गैस, जिससे हम खाना बना सकते हैं, ठीक है। इसका भी बहुत पोटेंशियल है और इसमें बहुत सारे इस बायो एनर्जी के लिए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं भी इंडिया में, ठीक है, आप गूगल कर देखना। उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, कि हम मिनरल रिसोर्सेज को कैसे बचाएं, ठीक है। तो पहले तो हम जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज है ना, ठीक है, जो कि आने वाले टाइम में खत्म होने वाली है, ठीक है, जैसे कि पेट्रोल, कोल, ये सब आने वाले टाइम में खत्म होने वाली है और इनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको ना हम बिल्कुल अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें और नहीं तो फिर जो अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, उनको यूज करें, ठीक है, जो अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, बायो एनर्जी, ठीक है, इन सबको यूज करें, ठीक है। अनकन्वेंशनल मीन्स ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड मोर, ठीक है। उसके बाद रिसाइकलिंग होनी चाहिए, ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स जो अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है, उनकी। उसके बाद जो मिनरल्स या फिर जो चीजें बहुत कम मात्रा में पाई जा रही है ना उनको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मिनरल्स फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड, ठीक है। या फिर जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज हो, चाहे वो जो कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, या फिर लिमिटेड पाई जाती है, तो उसका एक्सपोर्ट तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, और उसे बचा कर रखना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बस अब आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरा टॉपिक होगा, ठीक है। तो लेट्स एंड द वीडियो, और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।